नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जो टॉपिक हैं वो हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखो, हम हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे केरला में जो अंधाधुंध डेवलपमेंट चल रही है उससे संबंधित। वैसे देखो, आर्टिकल केरला स्पेसिफिक है, लेकिन हमारे देश में जो भी पहाड़ी राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उन पर भी ये आर्टिकल एप्लीकेबल होगा। जब हम डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाओगे। उसके बाद नीचे ये जो आर्टिकल है वो इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान से संबंधित है। इस आर्टिकल में हालांकि डेटा काफ़ी ज़्यादा है, बट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तीसरा आर्टिकल हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये देखिए क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, डिस्कस द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन इंडियाज माउंटेनियस रीजन। इंडिया के पहाड़ी रीजन्स में जो लैंड यूज पैटर्न है किस प्रकार से चेंज हो रहा है, उस ट्रेंड को आपको डिस्कस करना है और उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं उसे भी आपको डिस्कस करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद एथिक्स का कोट है आज का, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। ये महात्मा गांधी का कोट है। एथिक्स में बहुत बार जब केस स्टडीज आती हैं तो इस प्रकार की सिचुएशन में एग्जामिनर हमें डालने की कोशिश करता है। जब आप कोग्निटिव डिजुनेंस फेस करते हो तब आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, हैप्पीनेस पे भी वैसे यूपीएससी ने 2014 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में भी इस कोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कोट के अनुसार जो आप सोचते हो, जो आप कह रहे हो और जो आप कर रहे हो, तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, सबके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल हम बड़ी बड़ी बातें रहे हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे, वैल्यूज को अपहोल्ड करेंगे, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हैं, फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है और फिर जो इंसान है वो खुश नहीं रह सकता ऐसी सिचुएशन में। तो तीनों चीजें हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या आप सोचते हो, क्या कहते हो, क्या करते हो। अंदर से हम सोच रहे हैं कि आज से टाइम वेस्ट बंद, आज से मोबाइल फोन का ज्यादा यूज बंद, सोच भी रहे हैं लेकिन उसे कर नहीं रहे हैं, तो अंदर से गिल्ट आता है, तो खुश नहीं हो पाते ऐसी सिचुएशन में। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल केरला में लैंड यूज पैटर्न से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो 2018 में और 2019 में 2 साल लगातार बैक टू बैक केरला में फ्लड्स आई थी। बहुत से लोग मारे गए थे, प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान हुआ था। इस साल एक बार फिर से केरला में बड़ी संख्या में लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं हैवी रेनफॉल के कारण। 21 अक्टूबर तक 42 लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो इस आर्टिकल में राइटर्स रिव्यू करते हैं केरला में जो लैंड यूज पैटर्न है ना, इसको सीरियसली रिव्यू करने की आवश्यकता है। देखो, वैसे हमारे देश में जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है पर किलोमीटर 368, यानी हमारे देश में एवरेज तौर पर 1 किलोमीटर में 368 लोग रहते हैं। लेकिन केरला में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज तौर पर 1 किलोमीटर में केरला में 860 लोग रहते हैं। आप केरला का ये मैप देखिए, ये येलो कलर का जो लैंड है ना, ये कोस्टल इलाके हैं, लो लैंड है। बीच का जो ये ग्रीन कलर का एरिया है ये है मिडलैंड हाइट की हम बात करें, और ये लाल कलर कहें या फिर ऑरेंज कलर कहें, ये जो इलाका है, ये जो रीजन है, ये है हाईलैंड, जैसे माउंटेन्स, हिल्स। अब देखो, परंपरागत रूप से ना केरला में ज़्यादा लोग रहा करते थे इस लो लाइंग एरियाज में, यानी प्लेन एरियाज में, जो कोस्टल इलाका है यहाँ पर। लेकिन हुआ ये है, अब बहुत सारे लोगों ने पहाड़ों में भी अपना घर बनाना स्टार्ट कर लिया है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। हाईलैंड एरियाज में लोग अपना घर बना रहे हैं। जैसे देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है केरला की, मतलब लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है, पहाड़ों में जाने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं, और दूसरा केरला में भी इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हुआ है, दोनों तरह के माइग्रेशन हुए हैं। तो इसका नतीजा ये निकला, केरला में ना रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अब बहुत ज़्यादा बन रही हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा देखिए, 2001 से लेकर 2011 के बीच में केरला की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 5%, यानी 10 सालों में 5% की दर से केरला की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। लेकिन
हाउसेस की ग्रोथ कितनी रही? 19.9%, यानी इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही जितने घर ज्यादा बन रहे हैं। जब देखो इस प्रकार से अंधाधुंध घर बनाए जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे पत्थर चाहिए, पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, सीमेंट चाहिए, रिवर्स में माइनिंग होगी, तो नेचर को कितना नुकसान पहुंचेगा सोच के देखिए। पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, वहां तक पहुंचने के लिए रोड भी कंस्ट्रक्ट होगा, रिवर बेड में माइनिंग होगी, तो रिवर बेड में जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, वो भी कम हो जाएगी। ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो देखो लैंडस्लाइड्स के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। और जब लैंडस्लाइड होता है, मान लीजिए पहाड़ है, यहां पे किसी ने अपना घर बना लिया, तो ना सिर्फ उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको खतरा होता है लैंडस्लाइड्स में, बल्कि देखो नीचे रोड जा रहा है, रोड पर भी जो वाहन आ जा रहे हैं उनको भी देखो कितना ज्यादा खतरा होता है। और वैसे एक चीज देखो, केरला में ना हाउस रजिस्ट्रेशन के लिए आप घर खरीदते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन जो करवाना होता है ना प्रॉपर्टी का, उसके लिए रूल्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड हैं। बट पता नहीं क्यों केरला की सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है कि जो डेवलपमेंट हो वो प्लानिंग के साथ होना चाहिए। मतलब हाउसेस के रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स तो आपने डिफिकल्ट बना लिए, लेकिन आप ये भी तो इंश्योर कीजिए ना जो डेवलपमेंट हो वो प्लानिंग के साथ हो। कुछ महीने पहले कोस्टल रेगुलेशन जोन संबंधित रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए थे, ताकि कोस्टल एरियाज में जो अंधाधुंध एक्टिविटीज चल रही हैं उन्हें रेगुलेट किया जा सके। केरला में भी ये रूल्स जो हैं वो इन्फोर्स्ड हैं। बट देखो एक जो कमेटी गठित की गई थी, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसे गदगिल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी ने काफी सारी रिकमेंडेशंस दी थी। बट केरला की सरकार ने अभी तक गदगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसके बाद राइटर के द्वारा दो प्रोजेक्ट्स का एग्जाम्पल दिया जाता है। एक तो देखो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ना, साइड में आप तस्वीर देखिए, लाइट रेलवेज डेवलप हो रही हैं जो कि केरला में कासरगोड को जोड़ेंगी तिरुवनंतपुरम से। अब इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर किया जाएगा और इकोलॉजी भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होगी। सरकार कहती है ये जो प्रोजेक्ट है केरला के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइटर कहते हैं देखो ये झूठ है, ऑलरेडी कासरगोड को तिरुवनंतपुरम से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन है। ये जो लाइट रेलवे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है ना, जब ये बन जाएगा तो सिर्फ कुछ घंटों की बचत हो सकेगी, ज्यादा टाइम की बचत नहीं होगी। तो राइटर क्वेश्चन ये रेज करते हैं, अगर देखो कुछ मिनट्स सेव हो भी गए तो कैसे ये केरला की जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑलरेडी जो रेलवे लाइन है वो भी उपयोगी है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इस रेलवे लाइन से इकोलॉजी बहुत ज्यादा नष्ट होगी। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया जाता है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इसमें क्या है, जो हाईवेज है ना केरला में उनको चौड़ा किया जा रहा है, तो इसके लिए रोड के आसपास जो पेड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है और कई जगह पे तो रोड के आसपास जो लोग घर बना के बैठे हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है, ताकि जो रोड्स हैं केरला में वो चौड़े किए जा सकें। अब बहुत सारी जगहों पर तो देखो ऐसा हो गया है कि रोड के आसपास जो पेड़ थे वो सारे नष्ट किए जा चुके हैं, पूरा रोड अब खाली खाली लगता है और जो जब सन पूरे पीक पे होता है तो इतना गर्म इंपैक्ट होता है उस रोड पर। इस प्रकार से जब देखो पेड़ को अंधाधुंध काटा जा रहा है रोड्स को चौड़ा करने के लिए, तो फिर क्लाइमेट पर भी असर पड़ता है और लोकल जो बायोडाइवर्सिटी है उन पर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। राइटर कहते हैं आज देखो अगर केरला को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है पावर जनरेशन की, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कोची का, कोची मेट्रो नेटवर्क को एक्सपेंड किया जा रहा था, तो उस समय एक प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर ने कहा देखो केरला को मेट्रो से ज़्यादा सीवेज डिस्पोजल सिस्टम की आवश्यकता है। मतलब जितने लोग कोची में रहते हैं उनके लिए अभी का सीवेज डिस्पोजल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं है। तो वही क्वेश्चन राइटर रेज करते हैं कि ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा दूसरी चीज़ों की आवश्यकता है केरला को, जैसे पावर जनरेशन, स्किल्ड वर्कफोर्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो अगर इस अंधाधुंध डेवलपमेंट
को नहीं रोका गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा नेचर को केरला में। एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, देखो डेवलपमेंट जरूरी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन डेवलपमेंट इस प्रकार से इंश्योर की जाए कि नेचर को नुकसान ना पहुंचे, और ये इंश्योर करने के लिए चाहिए टेक्निकल एक्सपर्टीज। एक एग्जाम्पल देते हैं राइटर, केरला में देखो जो रिवर्स है ना, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। तो जैसे जैसे रिवर्स फ्लो करती है ना ईस्ट से वेस्ट में, साथ साथ रिवर्स के रिवर वैलीज भी आपको दिखेंगी। लेकिन केरल में डेवलपमेंट इस प्रकार से की जा रही है, जैसे ये रेलवे लाइन है, ये नॉर्थ से साउथ बिछाई जा रही है। तो होगा क्या, इससे बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, रिवर वैलीज को काटा जाएगा, तो इससे रिवर्स का जो रास्ता है वो भी चेंज होने का खतरा रहता है। तो आप डेवलपमेंट इस प्रकार से मत इंश्योर कीजिए ना, थोड़ा एक्सपर्टीज यूज कीजिए। तो जब भी आप कुछ इस प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करो, तो फिर अर्थ साइंटिस्ट, इंडिपेंडेंट पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अफेक्टेड एरियाज के सिटीजन्स, इन सबको आप साथ लेके चलो। ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, वन नेशन वन हाईवे स्पेसिफिकेशन, लाइट रेलवेज, देखो इन प्रोजेक्ट्स की डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, मतलब जहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है इन प्रोजेक्ट्स की। इससे तो केरला की जो इकोलॉजी है वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगी, और इस प्रकार के जो लैंडस्लाइड्स हैं वो भविष्य में भी ज्यादा आएंगे। तो आवश्यकता ये है, जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी हमने बात की, अर्थ साइंटिस्ट, इंडिपेंडेंट पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सिटीजन्स, अफेक्टेड एरियाज के, सबको साथ लेके प्रॉपर कंसल्ट करके केरला की सरकार डेवलपमेंट लेके आए। अंधाधुंध डेवलपमेंट से इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एनर्जी सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो। कई बार ना यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है जिसमें ये टर्म आपको मिलेगी, एनर्जी सिक्योरिटी। तो अगर आपको टर्म का मतलब नहीं पता होगा तो फिर हो सकता है कि क्वेश्चन का जो डिमांड है उसका आंसर देने में दिक्कत आए। तो बेसिक चीज़ है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में देखो दो एलिमेंट्स शामिल हैं, एक तो अनइंटरप्टेड सप्लाई और दूसरा अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बिजली मिलती रहे लगातार, सस्ती भी मिलनी चाहिए ना, महंगी बिजली मिलेगी तो फिर अफोर्ड कैसे कर पाएंगे। तो दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं। तो इंडिया के सामने देखो चैलेंज ये है, पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, 130 करोड़। तो इतने लोगों के लिए ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना, मतलब उन्हें 24 घंटे बिजली मिले सस्ते दामों पर, यह इंश्योर करना, बल्कि इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया ने जो कमिटमेंट की है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, उस कमिटमेंट को भी फुलफिल करना। इसके बाद राइटर कहते हैं 2003 में आया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इस एक्ट का फायदा यह हुआ, हमारे देश में जो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी ना, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। 2011 से लेकर 2017 के बीच थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी डबल हो गई, 94 गीगावाट से हो गई 192 गीगावाट। तो ये शार्प इंक्रीज जो हुआ थर्मल पावर प्लांट से इंक्रीज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी से, इसका नतीजा देखो ये निकला, हमारे देश में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो गया बाय 37%। और पीक डिमांड डेफिसिट क्या होता है, जैसे देखो बिल्कुल पीक है, फॉर एग्जांपल रात को पीक में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर दिन में चाहिए, मतलब मुझे पता नहीं कौन से समय में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पीक पर चाहिए होती है। घरों में तो देखो रात को चाहिए होती है, लेकिन इंडस्ट्रीज को तो दिन में चाहिए होती है ना। तो जो भी टाइम हो, पीक इलेक्ट्रिसिटी की जब डिमांड होती है ना, तो इंडिया पहले ये डिमांड पूरी नहीं कर पाता था, डेफिसिट हो जाता था बाय 9.8%। ये 2010-11 की बात है। लेकिन अब इंडिया में चूंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो पीक डिमांड डेफिसिट इंडिया में सिर्फ 1.6% है, और वो भी डेटा है 2016-17 का। अभी तो हो सकता है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में हो। इसके बाद राइटर कहते हैं ये सभी अचीवमेंट्स के बावजूद एक दिक्कत ये है, ग्लोबल जितना पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है ना, फॉर एग्जांपल 100 है, तो इंडिया में पर कैपिटा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सिर्फ 33 है, यानी ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 1/3 है। अभी देखो इंडिया में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, आपको पता है कोल से। हमारे आस पड़ोस में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी खराब है, अदरवाइज तो हम ईरान से नेचुरल गैस
इंपोर्ट कर पाते पाइपलाइन बिछा के, दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से कर पाते, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बीच में आ जाता है पाकिस्तान। तो कोल अभी फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 अचीव करना है, जो कि कहता है टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। जहां देखो आप जिस भी क्वेश्चन को एसडीजी से लिंक कर सको ना कीजिए, कुछ इंडेक्सेस से, रिपोर्ट से लिंक कर सकते हो तो कीजिए, यूएन की रिपोर्ट हो तो और भी बढ़िया, मतलब ऑथेंटिक रिपोर्ट होनी चाहिए। एआरसी से कर सकते हो तो एआरसी से कीजिए, फेडरलिज्म का क्वेश्चन हो तो सरकारिया कमीशन से कीजिए, पुंछी कमीशन, मतलब जो जो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनसे आप लिंक कर सकते हो तो जरूर कीजिए। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अभी हमारे देश में टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना 24.7% तो रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन इसमें से देखो ना बहुत सारी जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तो जैसे किसी ने घर की छत पर सोलर पैनल लगा दिया। अब ऐसे ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना उसको ग्रिड से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो 10.7% रिन्यूएबल एनर्जी ही बड़ी जो यूटिलिटीज हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। वैसे भी देखो जब ये बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है ना ये भी अगर बड़े स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना तो उनको ग्रिड से जोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। ग्रिड से जोड़ने में एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती है। ₹1.11 की कॉस्ट आती है बैलेंसिंग कॉस्ट, ₹1.02 की कॉस्ट है स्ट्रैंडेड कैपेसिटी कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने पर आ जाती है 2.13। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना ये खर्चा डालती हैं कंज्यूमर पर। तो इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देश में अगर इंक्रीज भी हो गया तो इसका नुकसान क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से कनेक्ट करने पर दिक्कत आती है। फिलहाल टेक्नोलॉजी जो है इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है और जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती है उसका खर्चा वहन करना पड़ता है कंज्यूमर को। कंज्यूमर ज़्यादा खर्चा दे नहीं सकेगा। हमारे देश में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल नहीं हुई। तो फिर क्या सोल्यूशन है? कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कोल पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो क्या होगा? एमिशंस ज़्यादा होता है, फिर हम जो क्लाइमेट चेंज वाला टारगेट है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो एक बीच का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बीच का सॉल्यूशन क्या है? बीच का सॉल्यूशन है हाई एफिशिएंसी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल। अभी देखो हमारे देश में बहुत सारे हाई एफिशिएंसी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स हैं लेकिन वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो सरकार पहले तो इनको फुली यूटिलाइज करे और दूसरा सरकार ये भी प्लान कर रही है 47 नए गवर्नमेंट ओन्ड थर्मल पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो कि हाई एफिशिएंसी लो एमिशन होंगे। देखो एक चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। राइटर कहते हैं जो गवर्नमेंट का ट्रांजिशन प्लान है ना उसके अनुसार वो पावर प्लांट्स जो काफी पुराने हो चुके हैं, 25 साल से पुराने हैं, एफिशिएंसी बहुत कम है, कोल की कंजम्पशन ज्यादा है, टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स जिनकी संख्या है 211 इनको तो रिटायर कर दिया जाए, जिनसे एमिशन भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसके अल्टरनेटिव के तौर पर जो ऑलरेडी हाई एफिशिएंसी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स है ना, जिन्हें हेले कहिए आप, इनको ऑलरेडी जो है उनको पहले तो पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए और नए हाई एफिशिएंसी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स ज्यादा इस्टेब्लिश किए जाएं। इससे एक तीर से काफी सारे निशाने हो जाएंगे। देखो सबसे बड़ा निशाना तो ये हो जाएगा क्योंकि ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना नई तरह के हेले, ये ज्यादा एफिशिएंट हैं, मतलब कम कोल से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। दूसरा एमिशन भी कम होगा और कम कॉस्ट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है तो कंज्यूमर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलेगी। समझ गए? इसमें एक और एलिमेंट ये है, ये नई तरह के जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, इन्होंने डिस्कॉम से यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट, उसमें 2 पार्ट टैरिफ पॉलिसी है। एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। परचेजिंग पावर एग्रीमेंट के अनुसार, क्योंकि देखो थर्मल पावर प्लांट को चलाने में एक फिक्स्ड कॉस्ट आता ही है, तो जो एग्रीमेंट में तय हुआ है ना वो ये तय हुआ है कि कंज्यूमर्स कितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें उन्हें थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा। और वो फिक्स्ड कॉस्ट किसको जाएगा? इन्हीं हेले थर्मल पावर प्लांट्स को जो हाई एफिशिएंसी है, लो एमिशन है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL जो है वो 11
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश कर रही हैं जिसकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी होगी 8700 मेगावाट। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये 24/7 पावर प्रोड्यूस करेंगे बिना CO2 एमिशन के। अब आप ध्यान दीजिएगा, दो चीजें राइटर ने कही हैं। एक तो हेले वाले थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा इस्टेब्लिश किए जाएं और अभी जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं इनको फुली यूटिलाइज किया जाए। इसके साथ साथ ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिसिटी को हम मिला देंगे तो 2029-30 तक इन दोनों से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो होगी 220 गीगावाट। और सितंबर 2021 में कितनी गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? 209 गीगावाट। ये देखो तब है जब 211 जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, जिनकी एफिशिएंसी कम है, उनको रिटायर भी तो किया जा रहा है, उनको बंद भी तो किया जा रहा है, जिनसे एमिशन ज्यादा होता है। तो इससे तो फिर बहुत सारी चीजें एड्रेस हो गई ना जो शुरू में हमने डिस्कस की थी। एक तो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और एमिशन भी कम होगा। तो जिस बैलेंस को इस्टेब्लिश करने की हम बात कर रहे थे वो इस ट्रांजिशन प्लान से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ट्रांजिशन प्लान यही है, पुराने वाले थर्मल पावर प्लांट्स को बंद किया जाए, 211 जिनकी संख्या है, और हेले वाले यानी नए वाले जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी संख्या को इंक्रीज किया जाए और उनको पूरी तरह से यूटिलाइज भी किया जाए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, कैसे होती है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस कंटेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो आइडिया है वो इमर्ज होता है। देखो 19th सेंचुरी में लाइबिग और वोलर इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इन्हीं के काम के बदौलत एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा और एग्रीकल्चर में यील्ड जो है यानी फसलों की जो पैदावार है वो कई गुना तक बढ़ गई। लेकिन आपको पता है अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल किया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा एग्रीकल्चर में और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगे, जैसे फूड चेन में हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो एंटर हो गए, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचने लगा, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होने लगी। हमारे देश की पर्टिकुलरली हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान यानी 1965 के आसपास जब हरित क्रांति आई थी तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, बोला कि थोड़े समय के लिए तो आपकी पैदावार बढ़ गई लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के अगेंस्ट कई तरह के आइडियाज़ इमर्ज होने लगे। सिंपल भाषा में कहूँ तो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बोला कि भैया इस प्रकार से खेती कर लो, इसमें केमिकल्स का यूज़ कम होगा। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे आइडियाज़ आए। एग्जाम्पल के तौर पर रुडोल्फ स्टीनर ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया बायोडायनामिक्स, मतलब आप बायोडायनामिक्स फार्मिंग करोगे तो इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल कम होगा। इसी प्रकार से फुकुओका ने कहा कि एक मेथड फार्मिंग का मैं बताता हूँ, इसमें भी केमिकल्स का जो इस्तेमाल है वो कम होगा। फुकुओका का मेथड है वन स्ट्रा रेवोल्यूशन। देखो ये अलग अलग मेथड्स हैं फार्मिंग के, लेकिन आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक ये मेथड्स नहीं है। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये तो सिर्फ हम कंटेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो आइडिया है वो इमर्ज हुआ। उसी प्रकार से देखो मडगास्कर में भी फार्मिंग का एक मेथड इमर्ज हुआ, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इंडिया में भी बहुत सारे फार्मिंग के जो मेथड्स हैं या फिर वेरिएंट्स हैं वो इमर्ज होके आए। फोकस सबका इसी बात पर था कि केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम हो, जैसे वैदिक फार्मिंग करो, नाटू इको फार्मिंग करो, अग्निहोत्रा फार्मिंग कर लो या फिर अमृत पानी फार्मिंग कर लो। इन सभी फार्मिंग के मेथड्स में एक बात सेंट्रल है कि केमिकल्स का इस्तेमाल कम होता है। और देखो फार्मिंग के वो सारे मेथड्स जिनमें या तो केमिकल का इस्तेमाल होता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है, ऐसे मेथड को आप एक अम्ब्रेला टर्म के नाम से जान सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बोलूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा सर्कल है और बड़े सर्कल के अंदर ये सारे मेथड आ जाएंगे जो भी हमने अभी डिस्कस किए, वन स्ट्रा रेवोल्यूशन या फिर सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये सारे मेथड्स जो अभी हमने जाने जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल या तो नहीं होता है या फिर बहुत ही कम होता है,
इनके लिए एक अम्ब्रेला टर्म है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसे ही फार्मिंग के मेथड्स की लिस्ट में एक जो मेथड है वो कुछ ही समय पहले ऐड हुआ है और इस मेथड का नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में भी केमिकल्स का जो इस्तेमाल है नहीं होता है। इस फार्मिंग के मेथड को लोकप्रिय बनाया गया है सुभाष पालेकर के द्वारा। सुभाष पालेकर काफ़ी सारी बातें बोलते हैं। वो तो ये बोलते हैं जो भी नॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्रिएट की गई है वो गलत है। मिस्टर लाइबिग जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया, उनके बारे में ये बोला जाता है सुभाष पालेकर के द्वारा वो झूठे हैं। सुभाष पालेकर जिन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के आइडिया को पॉपुलराइज किया, वो आगे जाते हुए बोलते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स ये तो डेमोनिक सब्सटेंस हैं। डेमोनिक का मतलब है राक्षसी, शैतानी सब्सटेंस हैं। और वो ये भी बोलते हैं गाय की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, ये भी इससे भी जो गाय बन जाती है, मतलब एक गाय की ब्रीडिंग दूसरे के साथ कर दी गई, हाइब्रिड ब्रीडिंग हो गई, तो इससे जो गाय प्रोड्यूस होंगी वो राक्षसी स्पीसीज होंगी। सुभाष पालेकर ये भी बोलते हैं ट्रैक्टर बायोटेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है वो भी राक्षसी टेक्नोलॉजी है। एक स्टेप आगे जाते हुए सुभाष पालेकर इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही क्रिटिसाइज कर देते हैं। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो दूसरे मेथड्स आते हैं उनको भी क्रिटिसाइज कर देते हैं सुभाष पालेकर। उनका मानना है मेरा जो आइडिया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब जो आइडियाज़ हैं वो गलत हैं। सुभाष पालेकर बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग तो केमिकल फार्मिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो वर्मी कंपोस्टिंग को भी एक स्कैंडल का नाम देते हैं। सुभाष पालेकर ये भी बोलते हैं मेरा जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मेथड है ना वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग से भी अलग है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी अलग है। सुभाष पालेकर का मानना है सोइल के अंदर, अब आप ध्यान से सुनिएगा, सुभाष पालेकर का मानना है सोइल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी आवश्यकता प्लांट्स को होती है। मतलब क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए जिन भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो सारे सोइल के अंदर होते हैं, ऐसा मानना है सुभाष पालेकर का। आवश्यकता इस चीज़ की है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सोइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक लेके जाएं। समझ गए आप आइडिया को? इनका मानना है न्यूट्रिएंट्स तो सारे हैं सोइल के अंदर, लेकिन हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आवश्यकता है जो उन सोइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक लेके जाएं, प्लांट्स की रूट्स तक लेके जाएं। इसके बाद सुभाष पालेकर ये बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो 4 व्हील्स पर, 4 पहियों पर टिकी हुई है। कौन से हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 पहिए? बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापसा। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। बीजामृत का क्या मतलब है? बीजामृत का मतलब देखो ये है जो सीड्स हैं यानी जो बीज हैं उनकी माइक्रोबियल कोटिंग की जाती है। कैसे की जाती है माइक्रोबियल कोटिंग? जैसे देखो ये सीड्स हैं, सीड्स के ऊपर गाय का यूरिन या फिर गाय का जो गोबर है उसका लेप लगा दिया गया, तो इससे क्या होगा, कई तरह के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सोइल में चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा पहिया है जीवामृत। जीवामृत में क्या होता है, सोइल माइक्रोब्स यानी सोइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया इत्यादि, इनकी संख्या को इंक्रीज किया जाता है। संख्या को कैसे इंक्रीज किया जाता है? काउडंग, गाय का गोबर, गाय का यूरिन, गुड़, इन सब चीज़ों की सहायता से। तीसरा व्हील है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है? मल्चिंग में देखो सोइल को यानी मिट्टी को ढक दिया जाता है पत्तों से, क्रॉप के रेजिड्यूज से, इन सब चीज़ों से। और सबसे लास्ट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो चौथा पहिया है वो है वापसा। वापसा में क्या होता है? देखो आप पिछले पहिए में ध्यान दीजिए, पिछले पहिए में क्या हुआ था, मल्चिंग में सोइल को ढक दिया गया था पत्तों से या फिर क्रॉप रेजिड्यूज से। अब इन सब का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन जब होगा पत्तों का तो ह्यूमस क्रिएट होगा। ह्यूमस क्रिएट होने से क्या होगा, सोइल का एरेशन बढ़ेगा। एरेशन मतलब एटमॉस्फेयर में जो हवा मौजूद है उसका इंटरेक्शन जब सोइल के पोर्स के साथ होता है तो इसे आप कहते हो सोइल एरेशन। और यही है चौथा स्टेप वापसा। वापसा में क्या होता है, ह्यूमस क्रिएट होता है और सोइल में हवा आ जाती है। तो ये 4 पहिए जो हैं
वो सेंट्रल पिलर हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि फार्मिंग के दौरान देखो बहुत सारे अनडिजायरेबल स्पीसीज भी अटैक कर देते हैं, जैसे कोकरेज हो गया, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, उन सब का अटैक हो जाता है। तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसके लिए 3 मेथड्स सुझाए जाते हैं सुभाष पालेकर के द्वारा। पहला मेथड है अग्निस्त्राम, दूसरा ब्रह्मास्त्राम, तीसरा निमास्त्राम। बस आप नाम याद रख लीजिए, आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि अग्नियास्त्रा में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, नीम, हल्दी, अदरक, या फिर ब्रह्मास्त्रा में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं, या फिर निमास्त्रा मेथड जो है पेस्ट को मैनेज करने का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए। देखो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, कैसे होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकार को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज करना चाहिए? शायद आपके मन में आया होगा हाँ, क्योंकि जितना अभी तक आपने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको लगा होगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे फार्मर्स की जो कॉस्ट है खेती करने की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि महंगे महंगे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सॉइल को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फर्टिलिटी जो है वो बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। रिसोर्सेज जैसे देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का भी काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इनका यूज़ कम होगा तो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट फ़ायदा ये होगा जो फूड प्रोड्यूस हुआ है उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका असर कम होगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड का अगर इस्तेमाल किया जाता है। मेथड आसान है, वुमेन भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड यूज़ कर सकती हैं, तो उनका भी एम्पावरमेंट होगा। उनकी जो डिपेंडेंसी है कि महंगे फर्टिलाइजर्स को मार्केट से खरीद के लाना, इन सब चीज़ों पर कम होगी। फार्मर्स की जो हेल्थ है वो भी सही रहेगी, क्योंकि केमिकल्स का इस्तेमाल फार्मिंग में होता है तो वही हार्मफुल केमिकल्स फार्मर्स की बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। तो इन सब एडवांटेजेस के आधार पर तो देखो यही कहा जा सकता है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो मेथड है वो अच्छा है, इसे इस्तेमाल में लाओ। लेकिन असली जो आर्टिकल है वो अब स्टार्ट होता है। आज वो राइटर जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो एड्रेस करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के मेथड को। आज के राइटर का कहना है देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का वास्तव में जो बजट है वो जीरो होता है। इतने सारे मेथड्स हैं जो ये अग्नियास्त्रा, ब्रह्मास्त्रा, निमास्त्रा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। जैसे मिर्च का इस्तेमाल करो, नीम का इस्तेमाल करो, इनके पैसे लगेंगे ना। इवन गाय का गोबर, गाय के यूरिन की बात की गई है। आप गाय को डोमेस्टिकेट करोगे उसका भी तो खर्चा आएगा ना। इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसे हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर पंप इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फैमिली लेबर मान लीजिए, या फिर आपको बाहर से भी लेबर हायर करनी पड़ती है, तो मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप यूँ नहीं कह सकते कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में वास्तव में जो बजट है वो जीरो है। वास्तव में बजट जीरो नहीं है, काफ़ी खर्चा होता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, अभी तक देखो कोई ऐसी इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है जो ये बोलती हो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जो फसल की पैदावार है वो बढ़ती है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की एक रिपोर्ट है कि हाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अच्छी है, लेकिन वो तो देखो जिस एजेंसी ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की है वही बोल रही है कि हाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो पैदावार है वो अच्छी है। मतलब इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने कुछ काम किए, गवर्नमेंट तो बोलेगी ना हमने जो काम किए हैं वो अच्छे किए हैं, ये तो दूसरे लोग तय करेगी, जनता तय करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए गए हैं वो कितने अच्छे हैं, वो कितने गलत हैं। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक फील्ड ट्रायल किया गया था। रिपोर्ट जो है वो 5 साल बाद अवेलेबल होगी, लेकिन कुछ रिलायबल सोर्सेज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शुरुआती रुझान जो है इस ट्रायल से ये मिले हैं, बल्कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जो पैदावार है वो 30% तक कम हो जाती हैं। तो ये काइंड ऑफ
दूसरा क्रिटिसिज्म है जो कहता है ऐसी कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं है जो बोलती हो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से पैदावार जो है वो बढ़ जाती है। अब तीसरे क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। मिस्टर सुभाष पालेकर का ये बोलना है कि सोइल के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो प्लांट्स को चाहिए, जबकि देखो ये बात गलत है। साइंस बोलती है कि इंडिया की जो सोइल है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट के मामले में। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए सोइल में वो काफ़ी कम मिलता है भारतीय सोइल में। हमारे इंडिया की 59% जो सोइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, 49% सोइल में फॉस्फोरस की कमी है और 48% जो सोइल है उसमें पोटेशियम की कमी है। इसके अलावा ना सिर्फ इंडिया की सोइल में काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, इन सब की कमी है, बल्कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स इंडिया की सोइल में मौजूद होते हैं लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मतलब उन न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट क्रॉप्स को नहीं हो पाता। कई सारे रीजन्स में सोइल जो है वो सैलिन है, कई सारे रीजन्स में सोइल्स जो है वो एसिडिक है और कई सारे रीजन्स में सोइल जो है वो टॉक्सिक है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से या फिर म्युनिसिपल वेस्ट की वजह से। कहने का देखो सिंपल मतलब ये है, देश के अलग अलग इलाकों में सोइल की जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। किसी इलाके की सोइल में नाइट्रोजन ठीक ठाक है तो फॉस्फोरस कम है, लेकिन किसी दूसरे इलाके में ऐसा हो सकता है नाइट्रोजन ज़्यादा है तो पोटेशियम कम है। समझ गए? तो साइंटिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं? साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि भैया आप सोइल की टेस्टिंग करवा लो। फार्मर्स को बोलते हैं, सरकार भी बोलती है कि आप सोइल को टेस्ट करवा लो, पता लग जाएगा आपकी सोइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स ठीक ठाक हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उसके बाद आप रेलेवेंट फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इवन न्यूट्रिएंट्स को आप इंटीग्रेटेड ढंग से मैनेज कर सकते हो। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक मैन्योर को भी शामिल किया जाता है, जैसे क्रॉप रेजिड्यूज हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, हरे रंग की खाद होगी, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब सोइल की टेस्टिंग होगी। लेकिन सुभाष पालेकर तो ये बोलते हैं सोइल टेस्टिंग इज ए कंस्पायरेसी, मतलब सोइल की टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये तो एक षड्यंत्र है। तो मतलब आपको धीरे धीरे अब लग रहा होगा कि जो बातें मिस्टर सुभाष पालेकर ने बोली हैं तो ये तो साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मिस्टर पालेकर का ये भी बोलना है कि देखो 98.5% न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते हैं एयर, वाटर और सनलाइट से। फिर से बोलता हूँ, मिस्टर पालेकर का ये बोलना है प्लांट्स को 98.5% जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं वो तो देखो हवा से, पानी से और सूर्य की किरणों से मिल जाते हैं। बाकी सिर्फ 1.5% जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को वो सोइल से मिलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स सोइल से मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे? जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सोइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स तक लेके जाएंगे और उसके लिए टेक्निक है जीवामृत। जीवामृत में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया जाता है। कैसे? गाय की गोबर की सहायता से और काऊ यूरिन की सहायता से। तो सुभाष पालेकर का बोलना है देखो एक महीने में 1 एकड़ में 10 किलोग्राम गाय का गोबर और 10 लीटर गाय का यूरिन, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये सफिशिएंट है सोइल न्यूट्रिएंट्स जितना चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। लेकिन राइटर ये बोलते हैं सुभाष पालेकर के हिसाब से 5 महीनों का एक सीजन होता है तो 1 एकड़ में 50 किलोग्राम गाय का गोबर और 50 लीटर गाय का यूरिन इतना सफिशिएंट है सोइल न्यूट्रिएंट्स को जनरेट करने के लिए। लेकिन राइटर बोलते हैं इतने गोबर और इतने काऊ के यूरिन से सिर्फ 750 ग्राम नाइट्रोजन पर एकड़ जनरेट होगा एक सीजन में, जो कि बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है, मतलब अपर्याप्त है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो सोइल्स हैं उनमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। समझ गए? यानी आसान शब्दों में बात करें तो जो मेथड बताया जाता है सोइल न्यूट्रिएंट्स के लिए सुभाष पालेकर के द्वारा वो मेथड सफिशिएंट नहीं है आवश्यक सोइल न्यूट्रिएंट्स को जनरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जितना चाहिए उतना जनरेट नहीं हो पाएगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा हमें समय भी लग गया, लेकिन इसके बाद आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत अच्छे से हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।